हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्या देखा था? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि यह अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है m, इसका मास m है। यह यदि हाइट h पर है, इतना टेढ़ा मेरा हाइट क्यों नापते हैं हम लोग? स्ट्रेट। यह हाइट यदि h पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ठीक है। हमने यह भी बात की थी कि ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। और हमने क्या बात की थी कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, इस एग्जांपल में जो यह है, और एंडिंग पॉइंट जो यहां पे है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पार्ट। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पार्ट। ये कब ट्रू होता है? जब हम लोग किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हो। कंजर्वेटिव फोर्स से क्या मतलब है? जिसमें पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों सेम है। पोटेंशियल एनर्जी से ही कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स से ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो ग्रेविटी के केस में हम लोग बात कर चुके थे पोटेंशियल एनर्जी यदि पॉइंट 1, मान लो यह पॉइंट 1 है और यह पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 की हाइट h1 है, पॉइंट 2 की हाइट h2 है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, जो कि हमारा यहाँ पिक्चर में है, इसको h1 से h2 पे ले जाया जा रहा है ना। इसका नाम भी दे दो पॉइंट 1। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 कुछ होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 कुछ होगी, और हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। कुछ वर्क करना होगा ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। शुरू से हम लोग ये देखते आए हैं। हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है? वर्क फ्रॉम 1 to 2। यदि वर्क फ्रॉम 1 to 2 निकाला जाए तो किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1। तो वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हमारा फोर्स यहाँ पे क्या होगा? mg होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? h2 माइनस h1। तो हमारा वर्क आता है mg मल्टीप्लाइड बाई h2 माइनस h1। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 9th से ही हम लोग इसको देखते आए हैं, 9th से ही इससे हमारा पहचान है। अब मान लो इस पॉइंट को चेंज करते नीचे लाते लाते हम लोग अर्थ पे ले आते, हमारा पॉइंट 1 अब यहां पे आ गया। इस केस में क्या होगा? सेम हमारा कैलकुलेशन तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। h1 की जगह 0 आ जाएगा। mg h2 माइनस 0 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1, 0। mg h से निकालेंगे तो 0 होगा ना, 0। तो अब यह तो वर्क डन से हमने निकाल दिया डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। जो भी वर्क डन था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहां से हमने आराम से पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जैसे कि हमने बोला कि ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है, अभी अर्थ पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यू डोंट नो। ग्रेविटी के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी, क्या होगी, हमें नहीं पता है। नहीं पता है ना, तो इसको कुछ मान लेते हैं। मान लो 0, W0, इसकी यह पोटेंशियल एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W0 और पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h2 जो हम लोग निकाल रहे थे, यह क्या होगा तब W0 प्लस m इंटू जी इंटू एच। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी सेम आ जाएगा हमारा ना, W0 प्लस एम जी एच टू यहां पे भी आएगा माइनस W0 इज इक्वल एम जी H2। सिंपल सिंपल है ना, कोई हाइफंडा चीजें नहीं है, पुरानी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। तब यहां देखो, if we consider points at arbitrary distance from the surface of the earth, मतलब कि ये अगर अर्थ है हमारा छोटा सा, है ना, इस तरह से मान लो, इसी को अर्थ मान लो, यह यदि हमारा अर्थ है जिसका कि रेडियस हम लोग आर ई मानते आए हैं, और यहां पे अगर 4 टाइम्स आर ई हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, 4 टाइम्स आर ई हाइट पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी इंटू 4 आर ई होना चाहिए, होना चाहिए। किसको किसको लग रहा है होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। किसको लगता है नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली थी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमने निकाला था m इंटू जी, यही किया था ना। लेकिन जब हाइट अर्थ से बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हाइट पे जब आ गए, तो क्या फोर्स mg के बराबर होगा? mg, ये g तो अर्थ के सरफेस पे है ना, g इज इक्वल टू g एट हाइट h इज इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2h डिवाइड बाय आर ई, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और यह भी फॉर्मूला कब था, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन h इज स्मॉलर देन आर ई। जब अर्थ हाइट जो है रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा बड़ा होने लग जाए, तब तो यह फॉर्मूला भी हमारा काम नहीं करेगा। कहां पे जाना होगा, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें फोर्स के लिए सीधा सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाना होगा, F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे जाना होगा बेसिक में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे जाना होगा। इस फॉर्मूला से हमारा काम चलेगा जब हमारा हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बड़ा हो या कंपेरेबल हो। ठीक है, तो फिर से हमारा वही काम है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट से H1 से H2 तक यदि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, या चलो R1 से R2, अगर R1 से R2 तक किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट करना होगा कहां, R1 से लेकर के R2 तक। ओके, तो यह आ जाता है माइनस जी एम स्मॉल m, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। यह हमारा पोटेंशियल एनर्जी आता है 1 से 2 तक जाने में, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर से चला गया। जो हम लोग वर्क डन निकालते थे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एस डिस्प्लेसमेंट, और फिर इंटीग्रेट करते थे, डी डब्ल्यू होता था यहाँ पे, इंटीग्रेट करके जो निकाल देते थे, सेम चीज हमारे यहाँ पे निकल गई है। तो यह हमारा जनरल केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। अर्थ के नजदीक में जब हो तो mgh सिंपल से फॉर्मूले से हमारा काम चल जाता है, लेकिन जब सरफेस से काफी दूर चला जाए तो हमारा यह फॉर्मूला काम आता है। ओके, तो आगे क्या,
वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, है ना, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं और हम लोग क्या देख रहे हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। देखो दोनों केसेस में देखो, यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल स्मॉल m है ना, स्मॉल m से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरे वाले केस में भी m स्मॉल m तो आता ही आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। देखो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की, और अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन देना है। दो अलग अलग चीज हो रही है, एक पोटेंशियल एनर्जी थी, किसी ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, और सिर्फ पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब जनरल निकाल दिया, पोटेंशियल हमें पता है, ऑब्जेक्ट बदलते जाओ पोटेंशियल एनर्जी निकलती चली जाएगी। जैसे जी एच अगर हमें पता है, ऑब्जेक्ट बदलते जाओ हमें पोटेंशियल मिलता चला जाएगा। m1 के लिए m1gh होगा, m2 के लिए m2gh होगा, एंड सो ऑन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर अर्थ के कारण निकाला जाए तो उसका डेफिनेशन ये होता है, फॉर्मूला बोलो, डेफिनेशन बोलो, जो बोलो। V इज इक्वल टू नेगेटिव जी स्मॉल m1 स्मॉल m2 डिवाइड बाई r। देखो ये हमारा जो फॉर्मूला है ना, इसी से रिलेटेड है। ये हमारा r1 को हटा दो, ये जीरो मान लेते हैं। अगर यह यदि जीरो है तो ये चीज मिलेगी हमें, नेगेटिव जी एम एम बाय आर, नेगेटिव जी m1 m2 डिवाइड बाय r। यदि अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जी मास ऑफ अर्थ me स्मॉल m डिवाइड बाय r। ठीक है, तो यह हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो रहा है। तो अब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ दो ऑब्जेक्ट की, m1 और m2, दो ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। और ये हमारा एग्जांपल देख लो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड L, आल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब अब हमारे पास 4 पार्टिकल आ गए, 4 पार्टिकल आ गए हैं, तो क्या करना होगा हमारा यह जो फॉर्मूला है हर एक पेयर ऑफ पार्टिकल के लिए लगाना होगा। जैसे m1 m2 m1 m2 m3 m4, एग्जाम्पल से ही देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर आते हैं, पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से, और फिर कैसे अप्रोच करना है इसको देखते हैं। Find the potential energy of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. ये तो सेकेंड पार्ट है, इसको बाद में बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट, potential energy of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L. मतलब एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इसका साइड का लेंथ L है, L। मान लो इसका नाम भी दे देते हैं A B C D। ठीक है, हर एक पॉइंट पे एक एक पार्टिकल रखा गया है। सभी का मास बराबर है, नहीं दिया तो हम लोग मान लेंगे बराबर है, दिया ही नहीं है तो मानना ही होगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी A विथ रिस्पेक्ट टू B निकलेगा, B विथ रिस्पेक्ट टू C निकलेगा, C विथ रिस्पेक्ट टू D निकलेगा, D विथ रिस्पेक्ट टू A निकलेगा, और A विथ रिस्पेक्ट टू C बच गया है, यह भी निकलेगा, और B विथ रिस्पेक्ट टू D यह भी निकलेगा। दोनों डायगोनल्स के अलाउंग भी निकालना होगा इस तरह से। ये जब 6 पेयर्स में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर टोटल निकालेंगे एनर्जी, तभी तो सिस्टम की एनर्जी निकलेगी। तो पूरे सिस्टम की, यदि एक कोई सिस्टम दिया है
पूरे सिस्टम की यदि एनर्जी निकालनी है तो हर एक पेयर की एनर्जी अलग अलग निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो निकालें। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा इनटू 4 करना होगा इसको हम, है ना। ए बी की जो दूरी है, बी सी की वही दूरी है, सी डी की वही दूरी है, डी ए की भी वही दूरी है। तो ये क्या होगा 4 इंटू जी एम स्क्वायर, मान लो दोनों का मास एम ले लो, डिवाइड बाई एल स्क्वायर। और ये नेगेटिव लगता है, सॉरी फोर्स नहीं, हम लोग पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही एल आएगा, एल। यह जो फॉर्मूला है हमारा, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर सिर्फ गायब हो गया यहाँ से। 4 इंटू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल। और ए सी बी डी की निकाले तो ए सी पेयर की बात करें, यही हमारा बी डी पेयर का भी एनर्जी होगा। यह किसके बराबर होगा, नेगेटिव 2 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 एल। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, नेगेटिव जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल 4 प्लस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 होगा, 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 5.41 नेगेटिव जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ओके, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से निकालेंगे एक पूरे सिस्टम का। कोई दिक्कत हो रही है तो रोक के 1 मिनट समझ लो, वीडियो पॉज कर सकते हो। चलो इसको इरेज करता हूं मैं। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। पोटेंशियल यहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है, मतलब यहां पे एक यूनिट मास रख दिया गया है, अगर जिसका मास 1 kg हो तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल मतलब यूनिट मास को रख करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल देनी है। तो इसको यदि यहां पे रखेंगे तो पोटेंशियल ए से पोटेंशियल आएगा, कुछ बी से पोटेंशियल आएगा, सी से पोटेंशियल आएगा और डी से पोटेंशियल आएगा। यहाँ पे जो डी था, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस एल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। तो पोटेंशियल एट सेंटर, मान लो इसको ओ नाम दे देते हैं, पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4 टाइम्स जी कैपिटल एम डिवाइड बाय एल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। क्या हो जाएगा, -4 स्क्वायर रूट 2 जी स्मॉल एम डिवाइड बाई एल। ओके, इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच की एनर्जी निकालनी है, और सिर्फ पोटेंशियल मतलब उसमें से एक ऑब्जेक्ट को यूनिट मास मान लो। ओके, चलो तब इसी पोटेंशियल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड कुछ आइडिया होगा ये एस्केप स्पीड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। अर्थ के ऊपर हम लोग हैं जैसे अभी, है ना, वी ऑल आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहां पर से एक ऑब्जेक्ट को, एक मास m को, बॉल को, स्टोन को, किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उछालते इस तरह से, स्पीड u से लेके, ठीक है, स्पीड u से इसको ऊपर फेंका, क्या होता है, क्या होता है, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर वापस आ गया, और तेज फेंका, और ताकत लगाई, और दूर गया, थोड़ी दूर और गया, फिर वापस आ गया, और ज्यादा एनर्जी से फेंका, और थोड़ी दूर जाके फिर वापस आ जाता है। किसी मशीन से और ज्यादा एनर्जी दे दी उसको, क्या होगा, और थोड़ी ऊपर तक जाएगा। तो ग्रेजुअली क्या ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि इसको बस
फेंक दे, ये चला जाए ऊपर, इसको फेंक दे और बस ये ऊपर चला जाए, वापस नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? इसको आंसर करने के लिए हमें वही देना है कि अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, है ना। ये जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ स्टॉप अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, वापस नहीं आएगा, मतलब अर्थ इसको अट्रैक्ट करना बंद कर दे। अर्थ इसको अट्रैक्ट करना बंद कर दे, मतलब मतलब जो हम लोग का फॉर्मूला था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो हम लोग हमेशा यूज करते आए हैं, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये सारे फॉर्मूलेस जो थे, इन सब का मतलब यही है कि इसको हम लोग इतनी दूर भेज दें कि वहां जाने के बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की रीच के बाहर चला जाए। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला था जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0 हो सकता है कभी भी? अगर फोर्स में कुछ भी होगा ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तब तो ये ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पे आ जाएगी, लेकिन यदि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये ऑब्जेक्ट को वापस नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है? यही है हमारा एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट। एस्केप स्पीड, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद उस पे ग्रेविटेशनल एनर्जी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ के ऊपर जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको क्या करें, PE0 मान लेते हैं, अर्थ के सरफेस पे है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2mv², है ना। और हम लोग बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट कहीं इतनी दूर चली गई है, बहुत दूर चली गई है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0, सॉरी, कहीं जाकर के वो रुका, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वो जाके कहीं रुक गया। फाइनल पॉइंट पे एनर्जी एट फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू PE एट फाइनल पॉइंट प्लस 1/2m वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां जाकर के ये रुक ही गया है, रुक आगे नहीं जा पा रहा है ना। मिनिमम तो यही होगा ना कि वहां जाके रुक गया, अब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं कर रहा है और कोई उसमें काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बची है, दोनों एनर्जीज उसकी खत्म हो गई है। तो एनर्जी एट इंफिनिटी, जो हमारा यह पॉइंट है, इसको हम लोग इंफिनिटी मान लेते हैं। फाइनल पॉइंट जो है ना, एनर्जी एट इंफिनिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया है ये, यह किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv फाइनल स्क्वायर, 1/2mv फाइनल स्क्वायर। और अर्थ सरफेस पे क्या थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी? सरफेस पे जब यह ऑब्जेक्ट यहां पे था, जो PE0 रखे थे हम लोग, यह क्या था, E एट 0 नेगेटिव G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ RE प्लस हाफ mv²। यही होना चाहिए ना। इनिशियल एनर्जी यह थी, फाइनल एनर्जी यह है। इनिशियल एनर्जी भी हमें पता है, फाइनल एनर्जी भी हमें पता है, और दोनों को बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है।
ये दोनों बराबर है हमारा। PE0 प्लस 1/2 mv फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हम 1/2 mv² जिस स्पीड से हमने इसको फेंका था। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, वहां जाके ऑब्जेक्ट रुक जाए। मिनिमम एनर्जी जब हम लोग बात करेंगे, इधर का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, तो इसको भी 0 मान लो, इसको भी 0 मान लो, दोनों 0 हो जाएंगे। तो मतलब क्या, ये दो इधर जो राइट हैंड साइड में जो है हमारा -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय RE प्लस 1/2 mv² इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि अगर इसको राइट साइड में इक्वेट करें तो दिस शुड बी इक्वल टू ½ mv²। m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, v² आ जाता है हमारे पास 2 टाइम्स G कैपिटल M डिवाइड बाय RE। और स्मॉल g क्या होता था, तो हमें मिल गया, v मिल गया, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स G कैपिटल M डिवाइड बाय RE। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम लोग g की वैल्यू डाल देते हैं, क्या है G कैपिटल M डिवाइड बाय RE²। ये होता था ना g, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स G इंटू RE, 2 टाइम्स G इंटू RE, यह हमारा होता है एस्केप स्पीड। यदि मिनिमम इस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए तो वो अर्थ पे वापस नहीं आएगी। अर्थ के लिए यह फॉर्मूला है, यदि किसी और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसके लिए यह फॉर्मूला भी हमारा वैलिड होगा, यह वाला फॉर्मूला ऊपर वाला। तो एक बार साफ सुथरे से हम लोग लिख लेते हैं इसको फिर से। यस, एस्केप स्पीड जो हमारी आई है v इज इक्वल टू मिनिमम वेलोसिटी, इससे ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, 2 टाइम्स G कैपिटल M डिवाइड बाई R। अर्थ के लिए करेंगे तो मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे तो मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून यदि निकालने की कोशिश करें हम लोग, तो यहाँ पे मून की वैल्यूज डाल दो, 2G तो सेम ही होगा, मास ऑफ मून रेडियस ऑफ मून। अर्थ के लिए निकालते हैं तो अर्थ के लिए निकाल सकते हैं यहां से, यहाँ पे वैल्यूज भी कम ही डालनी है, तो ये कैलकुलेट करके आता है 11.2 किलोमीटर, ध्यान देना ये किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ के लिए। बहुत हाई वेलोसिटी है ना, 11.82 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से यदि फेंकेंगे तभी वो बाहर जा सकता है अर्थ की ग्रेविटेशन से। और यही सब वैल्यूज यदि मून के लिए डालते हैं ना, मून का मास भी कम है, रेडियस भी कम है, और सब मिलजुल करके जब ये आंसर आता है ना, तो अप्रॉक्स 2 पॉइंट कुछ आ जाता है किलोमीटर पर सेकेंड। मान लो 2 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में कुछ आएगा। इसीलिए मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? ऑल द एयर पार्टिकल्स आर मूविंग और कॉन्स्टेंटली, हमें पता है ऑल द गैस पार्टिकल्स आर मूविंग। उसमें से यदि किसी की स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई बाई चांस, तब तो वो मून से बाहर चला गया, वापस नहीं आने वाला है। हो गया ना, कैलकुलेट करके याद है, और ऐसा ही प्रैक्टिकली देखा भी गया है। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका सारा एयर मॉलिक्यूल्स इस स्पीड को अटेन करके एस्केप कर जाते हैं। चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 8.4 को सॉल्व करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ओके, बाय बाय।